हेलो एवरीवन। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं अमोनिया बनाने की हैबर विधि के बारे में, जो बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और अमोनिया बनाने का जो हैबर विधि है, इसका जो रिएक्शन है, आप लोग पहले से पढ़ते हुए आ रहे हो। तो आई थिंक आप लोगों के लिए जो अमोनिया बनाने की हैबर विधि है वो इजी हो जाएगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं कि अमोनिया बनाने की हैबर विधि है क्या। अच्छा, आप लोग अमोनिया के बारे में कुछ जानते हो? अमोनिया अमोनिया को हम रुलाने वाली गैस भी बोलते हैं। अमोनिया को हम रुलाने वाली गैस भी बोलते हैं, अश्रु गैस। मतलब जब अमोनिया गैस जब यहाँ रहे तो आंखों में आंसू आ जाता है, आंखों में पानी आ जाता है, इसलिए हम इसे अश्रु गैस बोलते हैं। आप इसको युद्ध वगैरह में भी यूज कर सकते हो। जैसे अमोनिया गैस जो ज्यादा भीड़ है, आप यदि अमोनिया गैस यदि सभी तरफ क्या कर दो, सभी तरफ अमोनिया गैस छोड़ दो, तो सभी की आंखों में जलन होने लगेगा। ठीक है, भीड़ इधर उधर तितर बितर होगा, फिर आप अपना काम निपटा के डायरेक्ट घर, किसी को पता भी नहीं चलेगा। समझ में आ गया? तो ये हो गया अश्रु गैस, अमोनिया। इतना क्लियर हो गया। तो अमोनिया बनाने की विधि के बारे में हम देखेंगे, और इस विधि का नाम है हैबर विधि। तो चलिए हम शुरू करते हैं। अमोनिया का जो सूत्र है, यहां आपको क्लियरली पता चल रहा है कि अमोनिया नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, ये दोनों गैसों से मिलकर बना होगा। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन दोनों गैसों से मिलकर क्या बना है? अमोनिया बनाना है। ठीक है, तो जब हम अमोनिया बनाएंगे, आप पॉइंट टू पॉइंट आप थोड़ा सा नोट करते जाइएगा। जब हम अमोनिया बनाएंगे तो एक आयतन हमको क्या चाहिए? नाइट्रोजन चाहिए। और 3 आयतन हमको क्या चाहिए? हाइड्रोजन चाहिए। मतलब 1:3 के रेशियो में जब हम मिलाएंगे नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को, तो हमारा अमोनिया गैस बनेगा। समझ में आ गया? 1 आयतन नाइट्रोजन और 3 आयतन हाइड्रोजन, मतलब 1:3। जब हम इस रेशियो में इन दोनों को मिलाएंगे तो क्या बनेगा? NH3 बनेगा। इतना क्लियर हो गया ना? इसमें कोई डाउट है? नहीं है। नाइट्रोजन हम लेंगे 1 आयतन, नाइट्रोजन 1 आयतन लेंगे, हाइड्रोजन 3 आयतन लेंगे, 1:3 में हम लेंगे इसको, तो क्या बनेगा? अमोनिया गैस बनेगा। इतना क्लियर है? ओके। अब इतना क्लियर तो हो गया। जब हम नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस को लेंगे ना, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस को लेंगे, तो शुद्ध और शुष्क होना चाहिए। क्या होना चाहिए? शुद्ध और शुष्क होना चाहिए। जब आप कुछ भी चीज बनाते हो तो उसको पहले शुद्ध करके बनाते हो। जैसे आपको चावल पकाना है तो चावल को धोते हो, सब्जी पकाना है तो सब्जी को धोते हो। समझ में आ गया? मतलब जो शुद्धता है ये बहुत ज्यादा जरूरी है। आप शुद्ध लोगे तो आपका प्रोडक्ट भी अच्छा खासा बनेगा। यदि आप किसी चीज, जब आप अशुद्ध चीज को ले लेते हैं और उससे कुछ चीज बनाते हो, तो आपका प्रोडक्ट भी वैसे खराब होगा। उसमें जो जो चीज मिला होगी वो भी खराब होगा। मतलब क्या होगा? ओवरऑल आपको खराब ही रिजल्ट मिलेगा। इसलिए हमको कुछ भी बनाना है तो उसके पहले जो चीज हम ले रहे हैं, जिनसे हम बना रहे हैं, उसको पहले शुद्ध कर लें, उसके बाद में हम उसको उसमें यूज करें। समझ में आ गया? तो जो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस लेंगे, ये क्या होना चाहिए? शुद्ध और शुष्क होना चाहिए। समझ में आ गया? ये हमारा दूसरा पॉइंट आप बोल सकते हो। क्लियर? अब उसके बाद में अगला पॉइंट क्या है? जब हम नाइट्रोजन और हाइड्रोजन लेंगे तो अभिक्रिया को संपन्न कराने के लिए हमको एक उत्प्रेरक चाहिए, कैटलिस्ट, उत्प्रेरक। तो वो उत्प्रेरक क्या होता है? उत्प्रेरक होता है Fe2O3 प्लस उत्साहक मोलिब्डेनम। ये हमको उत्प्रेरक चाहिए, ये उत्प्रेरक चाहिए। फेरिक ऑक्साइड, या तो फिर आप आयरन ऑक्साइड भी बोल सकते हो। तो ये जो फेरिक ऑक्साइड है, ये उत्प्रेरक है, अभिक्रिया को इजिली संपन्न करा देता है, अभिक्रिया को मोटिवेट करता है। उत्प्रेरक के बारे में ज्यादा समझाने की भी जरूरत नहीं। उत्प्रेरक का क्या काम है आपको पता है। ठीक है, अभिक्रिया
अभिक्रिया को जल्दी संपन्न कराता है, इजिली संपन्न करा देता है, मतलब रिएक्शन होने में इजी हो जाता है, आसानी हो जाता है इसकी उपस्थिति में। अच्छा, तो उत्प्रेरक को पावर कौन देता है? तो ये देता है मोलिब्डेनम। मोलिब्डेनम चूर्ण इसलिए डाला जाता है ताकि जो उत्प्रेरक की क्रियाशीलता है और ज्यादा से ज्यादा बढ़ जाए, ताकि रिएक्शन और आसानी से हो सके, क्योंकि उत्प्रेरक को भी पावर चाहिए। ठीक है, रिएक्शन के लिए क्या जरूरी है? उत्प्रेरक चाहिए। अब उत्प्रेरक को एनर्जी कहां मिलेगा? तो ये उत्साहक मोलिब्डेनम से मिलेगा। समझ में आ गया? इसको कौन मोटिवेट करता है? ये। और रिएक्शन को कौन मोटिवेट करता है? ये। समझ में आ गया? देखिए बड़ा सिंपल है। ठीक है, तो इसका जो टेम्परेचर होता है 450 से 500 डिग्री सेल्सियस ताप पर इसको रखा जाता है, इस उत्प्रेरक को। अभी टेम्परेचर और प्रेशर के बारे में भी अभी हम डिस्कस करेंगे ना। चलिए तो एक बार हम रिएक्शन को लिख लेते हैं, उसके बाद में फिर आसानी से हम समझेंगे। क्लियर ना? चलिए रिएक्शन अब आप मेरे को बताइए, क्योंकि आप लोग पढ़ते आ रहे हो ना, इसलिए। N2 + 3H2 यहां हो जाएगा 2NH3, मैं यहाँ प्लस लिख देता हूं 22,400 कैलोरी। ये हो गया। अच्छा, तीर के ऊपर में हमको क्या क्या लिखना है मैं बता दे रहा हूं। यह जगह छोटा है इसलिए मैं यहाँ तीर के ऊपर में ना लिख के मैं उसको नीचे में लिख दे रहा हूं। आपको इसी तीर के ऊपर में उसको लिखना है। क्या क्या लिखना है? 200 से 800 वायुमंडलीय दाब, और क्या लिखना है? 450 से 500 डिग्री सेल्सियस ताप। कितना एटीएम दाब? इतना डिग्री सेल्सियस ताप। और क्या? और क्या चाहिए? ये तो फेरिक ऑक्साइड प्लस उत्साहक मोलिब्डेनम। इतना आपको तीर के ऊपर में या नीचे में इतना आपको लिखना है। ये हो गया हमारा अमोनिया बनाने की हैबर विधि। अब इन सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे ना। समझ में आ गया? नाइट्रोजन और हाइड्रोजन एक उत्क्रमणीय अभिक्रिया है। अमोनिया बना, इतना उष्मा रिलीज हुआ, इतना उष्मा निकला, इतना उष्मा निकलेगा ना, जब आप इसको इधर ले जाओगे तो क्या हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा, मतलब इतना उष्मा रिलीज होगा। इतना क्लियर है? अब चलिए देखते हैं टेम्परेचर। टेम्परेचर को हम पहले डिस्कस कर लेते हैं। चलिए तो पहले सब नोट कर लो, तो उसके बाद में भी और बहुत सारी चीज लिखना पड़ेगा। चलिए नोट कीजिए जल्दी फटाक से। नोट हो गया? चलिए अब उसके बाद में एक एक करके हम डिस्कस करते हैं। उत्प्रेरक के बारे में हमने डिस्कस कर लिया, कितना रेशियो में लेना है वो भी हमने बता दिया। अब उसके बाद में ताप। अच्छा, यदि अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी है, यदि अभिक्रिया एक्सोथर्मिक है, यदि अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी है, आपको पता है ये अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी है कि ऊष्माशोषी है? ऊष्मा रिलीज हो रहा है, मतलब ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। यदि अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी है, यदि आप टेम्परेचर को बढ़ाते हो तो अभिक्रिया पीछे की तरफ आता है, पश्चिम दिशा की तरफ आता है, अकॉर्डिंग टू ली सातेलिए। यदि आप ली सातेलिए के सिद्धांत का वीडियो आप नहीं देखे हो तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहां से जा करके उस वीडियो को देख लीजिए। ली सातेलिए का सिद्धांत बहुत ज्यादा जरूरी है और ये भी उसी के सिद्धांत का पालन करता है। ठीक है, यदि अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी है, यदि अभिक्रिया एक्सोथर्मिक है, ऊष्माक्षेपी है, और यदि आप ताप को बढ़ा देते हो, ताप को क्या करते हो? यदि आप बढ़ा देते हो तो अभिक्रिया पीछे की तरफ आता है और हमको उत्पाद कम मिलता है। तो हमको क्या कम अमोनिया चाहिए क्या? अमोनिया बनाने का कंपनी ऐसे ही खोले हो? आप चाहते हो कि आपको कम अमोनिया मिले? नहीं, क्या चाहते हो आप? कि आपको बहुत सारा अमोनिया मिले, ज्यादा अमोनिया मिले, ज्यादा प्रोडक्ट मिले। समझ में आ गए? तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? टेम्परेचर को कम करना पड़ेगा। तो यहां हमको टेम्परेचर क्या चाहिए? यहां हमको टेम्परेचर कम चाहिए। हमको ज्यादा टेम्परेचर नहीं चाहिए अमोनिया बनाने के लिए। ज्यादा टेम्परेचर क्यों नहीं चाहिए? क्योंकि अभिक्रिया क्या है? एक्सोथर्मिक है, अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी है। और ली सातेलिए भाई साहब ने क्या बोला था? उसने बोला था कि यदि अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी है और यदि आप ताप को बढ़ा देते हो तो अभिक्रिया पीछे की तरफ आएगा और हमको कम उत्पाद मिलेगा। लेकिन हम ज्यादा उत्पाद चाहते हैं, हम चाहते हैं कि अभिक्रिया आगे की तरफ जाए,
अग्र दिशा की तरफ जाए, इसलिए हमको टेम्परेचर को क्या रखना है, कम रखना है। मतलब हम टेम्परेचर को कम करेंगे तभी अभिक्रिया अग्र दिशा की ओर अग्रसर होगा और हमको ज्यादा अमोनिया मिलेगा, ज्यादा उत्पाद मिलेगा। तो कुल मिला के हमको टेम्परेचर कितना चाहिए, मतलब टेम्परेचर हमको ज्यादा चाहिए कि कम चाहिए, टेम्परेचर हमको कम चाहिए। तो इस अभिक्रिया के लिए जो अनुकूल टेम्परेचर है 450 से 500 डिग्री सेल्सियस है, अनुकूल टेम्परेचर है। मतलब ये टेम्परेचर मिनिमम ही है, कम ही है, जो इस रिएक्शन के लिए एकदम फिट होता है। ठीक है, इस रिएक्शन के लिए अनुकूल ताप है। यदि टेम्परेचर को आप यदि इससे ज्यादा कर दोगे तो अभिक्रिया ऑटोमेटिकली पीछे की तरफ होने लगेगा। तो इससे हमको ज्यादा नहीं करना है, इतना टेम्परेचर में ही हमको रिएक्शन को रखना है ताकि हमारा रिएक्शन जो है आसानी से अग्र दिशा की ओर अग्रसर हो जाए। तो इस अभिक्रिया के लिए जो अनुकूल टेम्परेचर है कितना है, 450 से 500 डिग्री सेल्सियस ताप। चलिए दाब के बारे में देखते हैं। अच्छा, इस रिएक्शन को देखो तो अणु किधर ज्यादा है, इधर हाइड्रोजन का 3 अणु, इधर नाइट्रोजन का 1 अणु। कितना अणु है, मैं यहां लिख दे रहा हूं, ठीक है, कंफ्यूज मत होना, मैं यहां लिख दे रहा हूं। कितना अणु है इस साइड में, इधर 4 अणु है। इधर देखो अमोनिया का कितना अणु है, 2 अणु है। अच्छा, अणु किधर कम है, प्रोडक्ट की तरफ अणु कम है, रिएक्टेंट की तरफ अणु कम है। तो यदि हम रिएक्टेंट की तरफ को यदि हम प्रेशर लगाते हैं, अभिकारक की तरफ यदि हम प्रेशर देते हैं, तो अभिक्रिया क्या आगे की तरफ जाएगा, जाहिर सी बात है आगे की तरफ जाएगा, क्योंकि उधर क्या है, मॉलिक्यूल्स कम है। तो बैलेंस होने के लिए क्या करेगा, रिएक्शन आगे की तरफ चल देगा। तो दाब लगाना इस रिएक्शन के लिए फायदेमंद है कि नहीं है, फायदेमंद है, क्योंकि अणु उधर कम है, इधर संख्या कम है, इधर संख्या ज्यादा है, इधर संख्या कम है, इधर संख्या ज्यादा है। आप इधर से प्रेशर लगाओगे तो कुछ अणु उधर जाएगा और अपने आप को बैलेंस करना चाहेगा, संतुलित करना चाहेगा। समझ में आ गया। लेकिन यदि आप दाब को कम कर देते हो तो क्या होगा, अब दाब को कम करोगे तो अभिक्रिया उल्टा हो जाएगा, पीछे की तरफ आने लगेगा। अब पीछे की तरफ आने लगेगा तो वही कंडीशन, हमको उत्पाद कम मिलेगा। लेकिन हम नहीं चाहते हैं कि उत्पाद कम मिले, क्योंकि इतना खर्चा करके इतना बड़ा कंपनी हमने खड़ा किया है, तो हम उत्पाद कम क्यों चाहेंगे, हम उत्पाद ज्यादा चाहेंगे। समझ में आ गया। तो क्या हुआ, इसमें दाब बढ़ाना फायदेमंद है कि दाब को कम करना फायदेमंद है, इसमें दाब को बढ़ाना, मतलब दाब हमको अधिक चाहिए, दाब हमको अधिक चाहिए, मतलब दाब बढ़ाने से अभिक्रिया आगे की तरफ जाएगा और हमको ज्यादा उत्पाद मिलेगा। आगे की तरफ क्यों जाएगा पता है, क्योंकि अभिक्रिया उस दिशा की ओर जाता है जिधर अणुओं की संख्या कम है। किसके अनुसार, किसके अनुसार, ली सातिल्ये के अनुसार। इसलिए बोल रहा हूं, ली सातिल्ये की वीडियो को आप एक बार जाकर देखो और फिर उसके बाद में इसको देखो, डेफिनेटली आपको और अच्छे से समझ में आएगा। वैसे तो आ ही रहा है आई थिंक, ठीक है, समझ में आ गया ना। तो दाब बढ़ाने से अभिक्रिया किधर जाता है, दाब बढ़ाने से अभिक्रिया उस दिशा की ओर जाता है जिधर अणुओं की संख्या कम है, तो अणुओं की संख्या इधर कम है। तो जब हम दाब को बढ़ाएंगे तो अभिक्रिया आगे की तरफ जाएगा और हमको ज्यादा अमोनिया मिलेगा, जो हमारे लिए फायदेमंद है। अब उसके बाद में देखते हैं इस अभिक्रिया के लिए कितना प्रेशर चाहिए, 200 से 800 वायुमंडलीय दाब। कितना चाहिए, 200 से 800 वायुमंडलीय दाब, इतना हमको चाहिए प्रेशर। ठीक है, इतना प्रेशर इस अभिक्रिया के लिए ठीक है, अनुकूल है, इतना प्रेशर ठीक है, एकदम भी ज्यादा प्रेशर नहीं। समझ में आ गया ना। जब आप साइकिल में हवा भरते हो तो क्या एकदम से ज्यादा हवा भर देते हो क्या, ब्लास्ट हो जाएगा। समझ में आ गया। तो इस रिएक्शन के लिए जो अनुकूल प्रेशर है वो 200 से 800 वायुमंडलीय दाब है। समझ में आ गए, इतना प्रेशर हमको चाहिए। तो इसीलिए इस टेम्परेचर को, प्रेशर को और उत्प्रेरक को, इस ये जो तीर का निशान है, जो रिवर्सिबल का जो मैं यहाँ तीर का निशान लगाया हूं दोनों दिशा में, इसके ऊपर नीचे में उसको लिखना जरूरी है। यदि आप नहीं लिखते हो तो नीचे में उसको डिस्क्राइब करके आप उसको लिख सकते हो। समझ में आ गया, इतना चीज एकदम क्लियर है बच्चों। चलिए बहुत बढ़िया। तो इतना चीज क्लियर है तो चलिए एक बार हम इसको एक बार शॉर्ट में बता दे रहे हैं कि आपको क्या क्या चीज को ध्यान देना पड़ेगा। आपको एक चीज ध्यान देना पड़ेगा कि हमको नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को पहले तो हम शुद्ध और शुष्क लेंगे, शुद्ध और शुद्ध व शुष्क लिख देते हैं, शुद्ध व शुष्क, क्योंकि कुछ भी चीज बनाते हो तो पहले उसको शुद्ध ही लेना चाहिए। शुद्ध व शुद्ध लिख दिए क्या, शुद्ध व शुष्क। शुष्क मतलब सूखा, गीला वाला नहीं, सूखा।
तो पहले हम नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस को लेंगे तो कैसे लेंगे, शुद्ध व शुष्क लेंगे। शुद्ध लेंगे, हम रिएक्टेंट को शुद्ध लेंगे, अभिकारक को शुद्ध लेंगे, तभी तो उत्पाद शुद्ध बनेगा। अशुद्ध हम क्यों प्राप्त करेंगे, समझ में आ गया, ये पॉइंट हो गया। और पॉइंट क्या है, जब हम नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को लेंगे तो कितना के रेशियो में लेंगे, 1:3 के रेशियो में हम लेंगे। कितना के रेशियो में लेंगे, 1:3 के रेशियो में लेंगे। नाइट्रोजन का 1 आयतन और हाइड्रोजन का 3 आयतन 1:3 के रेशियो में हम लेंगे और हम क्या बनाएंगे, अमोनिया बनाएंगे। इतना चीज क्लियर है, ओके। अगला पॉइंट हमने क्या देखा, अगला पॉइंट हमने देखा कि अभिक्रिया के लिए टेम्परेचर कितना चाहिए, 450 से 500 डिग्री सेल्सियस चाहिए। इस अभिक्रिया के लिए हमको ज्यादा ताप नहीं चाहिए, इसमें ताप को हमको बढ़ाना नहीं है। समझ में आ गया ना, वो क्यों नहीं बढ़ाना है वो आपको पता चल गया, क्योंकि ताप बढ़ाने से अभिक्रिया पीछे की तरफ जाएगा। क्यों, क्योंकि अभिक्रिया एक्सोथर्मिक है, आप लोगों ने जान चुका। तो इस अभिक्रिया के लिए टेम्परेचर कितना चाहिए, 450 से 500 डिग्री सेल्सियस चाहिए। मैं यहाँ ब्रैकेट में लिख दे रहा हूँ, अभिक्रिया के लिए हमको कम ताप चाहिए ना, ठीक है। अब उसके बाद में अगला क्या, मैं ऊपर वाले रिएक्शन को थोड़ा मिटा दे रहा हूँ, ठीक है ना। अगला क्या, फोर्थ पॉइंट क्या, हमको दाब कितना चाहिए इस अभिक्रिया के लिए, दाब हमको 200 से 800 वायुमंडलीय दाब चाहिए। 200 से 800 वायुमंडलीय दाब चाहिए, ठीक है। दाब हमको अधिक चाहिए कि कम चाहिए, अधिक चाहिए भाई। क्यों अधिक चाहिए, क्योंकि यदि हम दाब बढ़ाएंगे तो अभिक्रिया आगे की तरफ जाएगा, क्योंकि उधर अणुओं की संख्या कम है, हमने पहले इसको समझ चुका। तो ये चारों पॉइंट आप लोगों के माइंड में क्लियर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। पहला, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को जब हम लेंगे तो शुद्ध व शुष्क लेंगे। दूसरा, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का अनुपात 1:3 होना चाहिए। तीसरा, इस अभिक्रिया के लिए अनुकूल ताप 450 से 500 डिग्री सेल्सियस ताप है, मतलब इस अभिक्रिया के लिए हमको कम ताप चाहिए, ठीक है। दाब कितना, दाब 200 से 800 वायुमंडलीय दाब चाहिए। इस अभिक्रिया के लिए हमको ज्यादा दाब चाहिए। अब उसके बाद में एक लास्ट पॉइंट, 5वां पॉइंट मैं यहां लिख दे रहा हूं, एक छोटा सा एक बॉक्स बना दे रहा हूं, ठीक है। जो 5वां पॉइंट है वो है हमारा उत्प्रेरक Fe2O3 प्लस उत्साहक मोलिब्डेनम। उत्साहक मोलिब्डेनम, ये हमको इस अभिक्रिया के लिए उत्प्रेरक चाहिए। यही अभिक्रिया को क्या करेगा, उत्प्रेरित करेगा, यही क्या करेगा, अभिक्रिया को आगे बढ़ाएगा। समझ में आ गए। तो ये पांचों पॉइंट एकदम क्लियर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। चलिए इसको नोट कर लीजिए, फिर हम इसको चित्र के माध्यम से समझते हैं। हो गया, ओके, बहुत बढ़िया। चलिए अब चित्र के माध्यम से हम समझते हैं। मेन तो जरूरी इतना ही है। अब इतना समझ में आ गया तो डायग्राम कौन सी बड़ी बात है, डायग्राम बहुत ही आसान है, बहुत आसानी से आप लोगों को समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं। डायग्राम में इंटरेस्टेड हो क्या, डायग्राम में इंटरेस्टेड नहीं हो, इंटरेस्टेड होना चाहिए, क्योंकि जो केमिस्ट्री हो गया, फिजिक्स हो गया, बायोलॉजी हो गया, इस सब में क्या है, डायग्राम बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। तो थोड़ा सा डायग्राम थोड़ा ठीक ठाक बनाना, क्योंकि एग्जाम में पूछता है शुद्ध व शुष्क, अच्छा शुद्ध व शुष्क नहीं, स्वच्छ नामांकित चित्र। ये हमारा गोल राउंड है, कुछ इस प्रकार सा है, देखना थोड़ा सा राउंड शेप में ना भी बने फिर भी थोड़ा समझना। ये हो गया, ठीक है। नाम को मैं बाद में लिखूंगा, और यहां से कुछ इस प्रकार से ऐसे बना दे रहे हैं, यहां से एक पाइप निकाल दो इस प्रकार से। अब ये पाइप कहीं ना कहीं तो जाएगा, ठीक है। अब यहां से एक पाइप आप नीचे की तरफ निकाल दो कुछ इस टाइप से, ये हो गया, ये हो गया, ठीक है। अब यहां से आप ऐसे करके जोड़ दो, यहाँ कुछ इस टाइप का बना दो एक कक्ष, ये हो गया। एकदम क्लियर है, बहुत बढ़िया। मेरे पास मिटाने का ऑप्शन है तो मैं मिटा रहा हूँ, आप लोग इसको घर में प्रैक्टिस करना, ठीक है। ये हो गया। अब उसके बाद में आगे जाने के लिए आप यहाँ से एक पाइप निकाल सकते हो, यहाँ से आप एक पाइप निकालो
इसको इधर भेजो, यहाँ से आएगा, यहाँ से थोड़ा इस टाइप का सांप जैसा आप बना सकते हो, ठीक है। यहाँ से फिर आप इसको नीचे उतार दो, क्लियर ना। अब इसको एक बॉक्स के अंदर में आप इसको बंद कर दो, ये हो गया। एक बॉक्स के अंदर में मैंने इसको क्या कर दिया, पैक कर दिया, क्लियर ना। अब उसके बाद में यहाँ से आप एक पाइप निकालो, यहाँ से एक पाइप निकालो, उस पाइप को थोड़ा सा ऐसे ऊपर ले जाओ, यहाँ से थोड़ा सा मिटाओ, और इस पाइप को कहाँ लाना है, इस पाइप को इधर लाना है नीचे की तरफ, ए हो गया, ठीक है ना। इस पाइप को ऐसे करके लाना है, ये हो गया। इस स्टेप का नीचे का लेवल थोड़ा इक्वल होना चाहिए। जब आप डायग्राम बनाओगे तो थोड़ा इस बात का विशेष ध्यान देना, ठीक है। अब उसके बाद में यहाँ से भी आप एक पाइप निकालो, यहाँ से आप एक पाइप निकालो, इस टाइप का, यहीं से इस टाइप का। यहाँ जो हमने ऊपर में एक पाइप छोड़ा था, ठीक है, आप उसको इसमें ऐड कर दो, इस टाइप का आप इसमें, इस टाइप का आप इसमें जोड़ दो। ये हो गया हमारा अमोनिया बनाने का जो डायग्राम है वो बन के तैयार हो गया। तो चलिए अब हम इसमें समझते हैं इसमें कौन क्या क्या चीज है। तो यहाँ तो पहले तो हम लेंगे नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, यहाँ लेंगे N2 प्लस H2 लेंगे। कैसा लेंगे, शुद्ध व शुष्क लेंगे, शुद्ध व शुष्क लेंगे, ठीक है। कितना में लेंगे, तो आप यहाँ लिख सकते हो 1:3 में। यहाँ से ना, यहाँ जो जगह दिख रहा है आप लोगों को, अच्छा ये क्या है, ये हमारा संपीडक, संपीडक यही क्या करेगा, यही तो इसको कंप्रेस करेगा, प्रेशर लगाएगा, उस पर दबाव लगाएगा। कितना दबाव लगाएगा, 200 से 800 वायुमंडलीय दाब, 200 से 800 वायुमंडलीय दाब पर इसको क्या करेगा, उसको कंप्रेस करेगा। कौन से गैस को, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को। तो जब नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस को यहां से कंप्रेस करेगा, प्रेशर लगाएगा 200 से 800 वायुमंडलीय दाब तक, उसके बाद में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस यहां से निकल के यहां आएंगे, यहां से निकल के इस नली से होते हुए यहां आएंगे, फिर उसके बाद में नीचे की तरफ आएंगे, नीचे की तरफ। फिर ये जो है, ये जो कक्ष है, ये कक्ष क्या है बच्चों, ये कक्ष है उत्प्रेरक कक्ष। मैं ऐसे सीधा ही लिख दे रहा हूं, ये कक्ष क्या है, उत्प्रेरक कक्ष है। मतलब यहाँ उत्प्रेरक शांत से बैठे रहता है बड़े पावर के साथ में। कितना टेम्परेचर पे, 450 से 500 डिग्री सेल्सियस ताप पर यहाँ उत्प्रेरक रहता है। उत्प्रेरक क्या, Fe2O3 प्लस उत्साहक मोलिब्डेनम, ठीक है, ये रहता है। इस उत्प्रेरक कक्ष में इसी का राज चलता है। समझ में आ गया। तो जब नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस यहाँ गए उत्प्रेरक के बाद में, तो यही क्या करता है, उत्प्रेरित करता है। तो यही और नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस को अमोनिया में चेंज करता है, चेंज करने में मदद करता है, ठीक है। समझ में आ गया। तो यहां जब नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस गए और यहां से जो गैस निकला, उस गैस में कम से कम 15 से 40% अमोनिया गैस रहता है। 15 से 40% क्या रहता है, अमोनिया गैस रहता है। यहां से जो गया वहां नहीं, क्योंकि यहां तो बना ही नहीं है। अमोनिया कब बनता है, जब उत्प्रेरक कक्ष से जब बाहर निकलता है तो अमोनिया बन के तैयार होता है। तो यहां जितना भी गैस है, उस गैस का केवल 15 से 40% अमोनिया गैस है। अभी इस गैस को हम यहां से लेकर के हम यहां गुजारेंगे। अच्छा ये क्या है, ये संघनित्र, मैं यहां लिख दे रहा हूं साइड में, ये क्या है, ये है संघनित्र। संघनित्र में क्या रहता है, संघनित्र में ठंडा पानी रहता है, ठीक है। ठंडा पानी मतलब एक गैस को क्या कर देता है, लिक्विड में कन्वर्ट कर देता है। तो जब यहां से गैस आएगा, यहाँ ठंडा पानी भरा हुआ है, संघनित्र है तो, है ना। तो जब यहां से गैस आएगा तो जो अमोनिया गैस है, जो अमोनिया गैस है, वही गैस यहाँ द्रव बन के बाहर आ जाएगा। वही क्या हो जाएगा, यहाँ द्रव बन के बाहर आ जाएगा।
कौन सा? केवल अमोनिया गैस ही बाहर आएगा, ठीक है ना। अमोनिया गैस द्रव बन के बाहर आ गया, समझ में आ गया, द्रव बन के बाहर आ गया, इतना क्लियर है ना। अब बाकी जो अमोनिया नहीं बने हैं वो गैस कहां जाएगा? इस नली से हो करके इधर आएगा, यहां से होते हुए इधर आएगा। ये है पंप, मैं यहां ऊपर में लिख दे रहा हूं, यहां है पंप। तो पंप की सहायता से फिर से ऊपर जाएगा, ठीक है। यहां जो जा रहा है गैस वो अपरिवर्तित गैस है। अपरिवर्तित मतलब अपरिवर्तित गैस, अपरिवर्तित मतलब अमोनिया में परिवर्तन नहीं हुआ है, तो ये अपरिवर्तित गैस है। फिर से यहां जा रहा है नाइट्रोजन और जो हाइड्रोजन गैस है, अपरिवर्तित गैस, फिर से जा करके फिर से उसको उत्प्रेरक कक्ष से गुजारा जाता है और फिर से अमोनिया बनाया जाता है। मतलब उस गैस से जितना अमोनिया प्रोड्यूस होना है, जितना अमोनिया बनना है, वो सब अमोनिया बन जाएगा। उसके बाद में फिर रिएक्शन ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? अपने साम्य अवस्था में आ जाएगा। समझ में आ गया? बस इतना है और ज्यादा कुछ नहीं है। प्रोसेस जरा समझिए। यहां हम क्या लेंगे? 1:3 में शुद्ध व शुष्क नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस का मिश्रण लेंगे और उसको 200 से 800 वायुमंडलीय दाब तक उसको संपीड़ित करेंगे। इस संपीड़ित गैस को उत्प्रेरक कक्ष में भेजा जाता है, जहां 450 से 500 डिग्री सेल्सियस ताप पर उत्प्रेरक और उत्साहक मोलिब्डेनम यहाँ रखा होता है। तो इस कक्ष से निकलने वाली गैसों में कम से कम 15 से 40% अमोनिया गैस रहता है, जिसे इस संघनित्र में गुजारा जाता है। तो केवल अमोनिया गैस ही, मतलब 15 से 40% गैस ही यहाँ लिक्विड रूप में, यहाँ द्रव रूप में क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है और वो जो अमोनिया गैस है लिक्विड के फॉर्म में बाहर आ जाता है। बाकी जो गैस अमोनिया में परिवर्तित नहीं हुए हैं वो गैस को, उस गैस को पुनः पंप की सहायता से उसको पुनः उत्प्रेरक कक्ष में भेजा जाता है, अपरिवर्तित नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस को। तो ये रिएक्शंस चलती रहती हैं कब तक? जब तक कि जितना उससे अमोनिया प्रोड्यूस होता रहेगा तब तक। फिर अभिक्रिया क्या हो जाएगा? साम्य अवस्था में आ जाएगा। तो इस प्रकार से जो है अमोनिया बनाने की हैबर विधि है, जो एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। समझ में आ गया? सो आई होप माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी यदि इस टॉपिक से रिलेटेड आप लोगों के माइंड में कुछ डाउट है, कुछ कंफ्यूजन है, तो आप कमेंट करके जरूर हमें पूछ सकते हैं, हम उसको यहाँ से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। सो हैव अ गुड डे एंड बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।